नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आज आपके साथ एक क्लास लेकर। और आज की क्लास बेहद खास रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास में पूरी कोशिश होगी कि हम इसी क्लास में एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर दें। ये जो आपका प्राचीन इतिहास है, ये जो एंशियंट हिस्ट्री है, ये आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करवाने की मैंने पुरजोर कोशिश की है। और नोट्स भी बड़े अच्छे से बनाने का प्रयास किया है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप आज ही और अभी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर दोनों पर हमें एम्बिशन एकेडमी हापुड़ को फॉलो करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री को जब हम वर्गीकरण करेंगे, जब हम हिस्ट्री को विभाजन करके देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर तीन तरह के विभाजन देखने को मिलेंगे। जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो जो ये इतिहास है, ये जो इतिहास आपका है, इस इतिहास की अगर हम बात करें, अगर हम कभी अतीत की घटनाओं को कालक्रम अनुसार के अनुसार, मतलब अगर हम सभी जो भी इतिहास में जो भी अतीत में घटनाएं घटी हैं, अगर उनका कालक्रम अनुसार अध्ययन करने बैठे हैं, तो हम जो पढ़ेंगे वो हमारा इतिहास होगा। इतिहास का जनक यूनानी जो इतिहासकार हो चुका है, जिसका नाम था हेरोडोटस, उसको ही कहा जाता है। सबसे पहले जो कालक्रम अनुसार इतिहास का अध्ययन करने की शुरुआत होती है वो हेरोडोटस से ही होती है। और उस आधार पर हमें तीन तरह के विभाजन देखने को मिलते हैं। हम पूरे इतिहास को तीन काल में बांट देते हैं। पहला जो हमारा काल होता है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। जो शुरू कहां से हुआ, ठीक है, वो 2500 बीसी से आपका स्टार्ट होता है और 2500 बीसी तक चलता है। शुरुआत उसका हमें नहीं पता कि शुरू कहां से हुआ, लेकिन वो 2500 बीसी तक आपका जो पीरियड रहा वो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड रहा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आदि ऐतिहासिक काल की, जो कि 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। एंड देन उसके बाद हमारा हो जाता है इतिहास, जो कि ऐतिहासिक काल, जो कि 600 बीसी से लेकर और आज तक हम जो भी अपने अतीत में कवर कर रहे हैं वो सब हमारा ऐतिहासिक काल है। ठीक है, यानी कि पूरे इतिहास को तीन काल पर हमने विभाजित किया। प्राग ऐतिहासिक काल जो अनंत काल से लेकर 2500 बीसी तक चला। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। एंड देन उसके बाद ऐतिहासिक काल जो 600 बीसी से लेकर आपका आज वर्तमान तक चल रहा है। अगर हम एक एक काल को पढ़ने का स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल समझना होगा। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल जो अनंत काल से लेकर 2500 बीसी तक चला, हम इसको फर्दर तीन विभाजनों में डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास तीन काल निकल कर आते हैं फिर से। एक हमारा होता है पुरा पाषाण काल जो कि पैलियोलिथिक एज कहलाती है। एक हमारे पास होती है मेसोलिथिक एज जिसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और एक नियोलिथिक एज होती है जिसको हम नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, जो 9000 बीसी तक चलता है वो पूरा पाषाण काल होता है। फिर 9000 से लेकर 4000 बीसी तक जो चलता है वो मध्य पाषाण काल होता है। और 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक जो चलता है वो हमारा नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हिस्ट्री को तीन कालों में हमने विभाजन किया, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल जो कि अनंत काल से लेकर 2500 बीसी तक चला, उसको हमने फर्दर तीन कालों में विभाजित किया, जिसमें हमारा पूरा पाषाण काल जो कि अनंत काल से लेकर 9000 बीसी तक चलता है। फिर मध्य पाषाण काल जो 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक चलता है। और फिर हमारा नव पाषाण काल जो कि 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक चलता है। दूसरा काल जिसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, यह आदि ऐतिहासिक काल 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चलता है। इसमें बड़ी दो महत्वपूर्ण आपको सभ्यताएं देखने को मिलेंगी। एक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो 2500 से लेकर 600 बीसी तक के बीच की सबसे मॉडर्नाइजेशन सभ्यता कही जाती है। इसके बाद एक वैदिक सभ्यता जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में आती है। तीसरा हमारा जो काल था वो ऐतिहासिक काल था, जिसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट इंडिया, मेडिवल भारत यानी कि मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो प्राचीन भारत 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक चलता है।
फिर 712 एडी से लेकर 1707 तक, यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक मध्यकालीन भारत माना जाता है, और 1707 से लेकर 1964 तक का सारा क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत कहा जाता है। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो समय है वो सब आधुनिक भारत में है, और 1712 से लेकर यानी कि मुस्लिम इन्वेजन से लेकर 1707 तक का समय मध्यकालीन भारत में आता है, और 600 से लेकर 1712 एडी तक का समय हमारा प्राचीन भारत में आता है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले काल विभाजन को समझा। हम जिस इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं उसका काल विभाजन उतना ही महत्वपूर्णता रखता है जितना हम एंशिएंट हिस्ट्री को महत्वपूर्णता देंगे। अगर मैं इतिहास की बात करता हूं, फर्दर हम एक बार से रिवाइज करेंगे। 3 ऐतिहासिक काल मैंने आपको बताए। प्राग ऐतिहासिक काल होता है, आद ऐतिहासिक काल होता है, और ऐतिहासिक काल होता है। जो ये प्राग ऐतिहासिक काल होता है ये फर्दर 3 भागों में विभाजित होता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ऐसे ही आद ऐतिहासिक काल जो है वो 2 सभ्यताओं में विभाजित होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये आपको देखने को मिलती है। इसके बाद वैदिक सभ्यता जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आपको देखने को मिलती है। इसके बाद ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। हमारा प्राचीन भारत जो 600 बीसी से लेकर 1712 एडी तक चलता है, मध्यकालीन भारत जो 1712 से लेकर 1707 तक चलता है, और आधुनिक भारत जो 1707 से लेकर 1964 तक चलता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे पहले टॉपिक को, और यहां हम पहले पढ़ेंगे कि जो रचनाएं इस प्राचीन भारत के समय लिखी गई और जो रचनाकार रहे उनको हम एक ही स्लाइड पर पढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जो समझाऊंगा वो सारे वो इंपोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर हम बात करें रचना और रचनाकारों की, तो मतलब जो प्राचीन भारत था उस प्राचीन भारत में कुछ रचनाएं लिखी गई, क्योंकि काव्य रचनाएं लिखी जाती थी। ठीक है, गद्य लिखा जाता था, पद लिखा जाता था, तो उसके जो रचनाकार है उनका नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है या उनकी रचना पूछ ली जाती है। महाभाष्य, अगर हम बात करें महाभाष्य, तो महाभाष्य जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये एक रचना है महाभाष्य, और ये किसने लिखी, तो रचनाकार का नाम याद रखेंगे पतंजलि। इसके बाद मुद्रा राक्षस बहुत बार पूछी गई है, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। वहीं आदि पुराण की बात करेंगे तो जिनसेन ने आदि पुराण लिखा है। उत्तर पुराण को गुणभद्र ने लिखा है। बृहद कथा मंजरी जो है वो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा ये लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। बुद्ध चरित्र की बात करेंगे तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी के द्वारा, और काम सूत्र जो है वो वात्सायन जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ जितनी रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, रचनाएं ना जाने अनेकों बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो हमें याद रखना है। अगर मैं महाभाष्य की बात करूंगा तो पतंजलि हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त हमने लिखा हुआ है, तो राक्षस और दत्त यानी कि राक्षस के दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से अगर हम कुछ ट्रिक्स बनाएंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे कि मुद्रा राक्षस राक्षस है, राक्षस के दांत बहुत बड़े होते हैं, इसलिए विशाख दत्त पर टिक लगाएंगे। वहीं आदि पुराण की बात करेंगे तो आदि पुराण आपका जिनसेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिनसेन के द्वारा आदि पुराण लिखा गया है, और उत्तर पुराण जो है वो गुणभद्र है। ठीक है, अगर आप अच्छा उत्तर देते हैं तो उसका गुण भी अच्छा होता है, इसको ऐसे याद रखेंगे, अच्छा उत्तर अच्छा गुण, अच्छा उत्तर अच्छा गुण। तो उत्तर पुराण किसने लिखी है, गुणभद्र ने लिखी है। वहीं अगर हम बात करें बृहद कथा मंजरी, कथा मंजरी, ठीक है, अब इसको किसने लिखा है, तो क्षेमेंद्र ने लिखा है इसको। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष ने लिखा है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया शास्त्र है, और काम सूत्र को लिखा है वात्सायन ने। ठीक है, अगला अब हम देखते हैं शिलालेख, उसके शासक और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम बात करें शिलालेख, जो कि इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो गुफाओं में लिखी गई, ठीक है, जो पत्थरों पे मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उनके आधार पर किस किस शासक में वो शिलालेख लिखे गए हैं उसकी हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पढ़ते हैं। जैसे हाथी गुफा, एलिफेंटा गुफा जिसको कहा जाता है, इस समय जो शासक था, जो राज कर रहा था, वो कलिंग नरेश खारवाल था। ठीक है, और कहते हैं कि अगर सबसे पहले भारतवर्ष का कहीं वर्णन देखने को मिलता है तो वो आपको इसी एलिफेंटा गुफा यानी कि हाथी गुफा में देखने को मिलता है। और इस वक्त शासक किसका था, तो कलिंग एक मगध राज्य हुआ करता था, उसके राजा नरेश खारवाल का यहाँ पर राज्य था। नासिक की बात करेंगे, नासिक, नासिक शिलालेख जो है वो गौतमी बाल श्री द्वितीय के द्वारा लिखा गया, मतलब इस समय इनका शासन था गौतमी बाल श्री द्वितीय का। और पहली बार ग्राम दान यानी कि गांव दान का जो वर्णन आपको देखने को मिलता है वो नासिक शिलालेख में ही देखने को मिलता है।
इसके बाद अगर हम जूनागढ़ की बात करेंगे तो जूनागढ़ जब शिलालेख लिखा गया तब शासक कौन था? रुद्रमण था। ठीक है, और यहाँ पर सुदर्शन झील के निर्माण का पूरा वर्णन आपको देखने को मिलता है। ग्वालियर अभिलेख की बात करेंगे तो प्रतिहार जो डायनेस्टी थी उसके जो राजा थे नरेश भोज, उन वो इस समय राज कर रहे थे और सूर्य मंदिर के निर्माण का पूरा वर्णन आपको ग्वालियर अभिलेख में देखने को मिलेगा, यानी कि शिलालेख में देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्वालियर शिलालेख है, ये जो नासिक शिलालेख है और ये जो आपकी हाथी गुफा शिलालेख है, तीनों बड़े महत्वपूर्ण है। हाथी गुफा में भारतवर्ष का पहला मतलब सर्वप्रथम भारतवर्ष का वर्णन आपको हाथी गुफा यानी कि एलिफेंटा गुफा में देखने को मिलेगा। और नरेश खारवाल जो कि कलिंग के राजा थे वो इस समय राज कर रहे थे। नासिक में आपको पहली बार ग्राम दान के बारे में पता चलेगा। गौतमी बालश्री द्वितीय इस समय शासक थे। इसके बाद जूनागढ़ रुद्रमण, ठीक है, सुदर्शन झील का है। और ग्वालियर की बात करेंगे तो प्रतिहार डायनेस्टी के नरेश भोज जो राजा थे और वो इस समय राज कर रहे थे। और तथ्य ये कहता है कि सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन ग्वालियर अभिलेख या शिलालेख में देखने को मिलता है। इसके बाद देवपाड़ा की बात करेंगे, ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि देवपाड़ा में कलिंग की जो विजय थी, अशोक ने 8 वर्ष की आयु में ही ये कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग की जो विजय थी उसका वर्णन आपको इसी देवपाड़ा के शिलालेख में देखने को मिलता है। और इस समय बंगाल के शासक कौन कर रहे थे, बंगाल पर शासन कौन कर रहे थे? तो विजय सेन कर रहे थे, क्योंकि बंगाल में ही पड़ता है आपका देवपाड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे हाथी गुफा सर्वप्रथम भारतवर्ष का वर्णन, प्रथम ग्रामदान का वर्णन नासिक में है, सुदर्शन झील का वर्णन जूनागढ़ में है, सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन आपको ग्वालियर में मिलता है और कलिंग की विजय का वर्णन आपको देवपाड़ा में मिलता है। अगले हम बात करते हैं जो हमारे ताम्र पाषाण काल था या फिर जो नव पाषाण काल था। ठीक है, जो आपके ये ताम्र पाषाण काल या फिर कैलियोलिथिक साइट्स बोल दो और न्यूलिथिक साइट्स बोल दो, इन साइट्स पर कई बार पूछ लेता है कि ये साइट्स कहां कहां पर है। तो मैंने महाराष्ट्र की तीनों साइट्स एक ही साथ लिख दी हैं। आपको याद रखना है, इनाम गांव हो, दैमाबाद हो या नेवासा हो, ये तीनों ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, जो कैलियोलिथिक साइट्स थी उन तीनों के ये स्थल है। कौन कौन? इनाम, दैमाबाद और नेवासा। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में इनाम जो मिला वो एक मिला दामाद को, एक मिला नेवासा को। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे, महाराष्ट्र के हैं इनाम गांव, दैमाबाद और नेवासा। फिर वहीं मैंने राजस्थान के भी दोनों एक साथ रखे हैं, ताम्रवती और गिलुंड। ताम्रवती और गिलुंड ये दोनों राजस्थान पर आपके देखने को मिलेंगे ये स्थल। ठीक है, इनाम गांव, दहमाबाद, नेवासा महाराष्ट्र में है, ताम्रवती और गिलुंड आपका राजस्थान में है। वहीं नवपाषाण कालीन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो बुर्ज होम बहुत बार पूछा गया है कि बुर्ज होम, पहली बात तो साइट्स कहां, कौन सी साइट का हिस्सा है? नवपाषाण काल का हिस्सा है। बुर्ज होम की बात करेंगे तो बुर्ज होम आपका कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तीनों आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, मेहदे, कोल्डी हवा और चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, कोल्डी हवा और मेदे ये तीनों के तीनों आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। और वहीं चिरांद जो है वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा स्थल। ठीक है, चिरांद जो है वो आपको बिहार में स्थल देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन में जो प्रमुख स्थल है उन प्रमुख स्थलों की वर्तमान स्थिति, शोधकर्ता, वर्ष और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में हड़प्पा का नाम है। हड़प्पा अगर वर्तमान में देखेंगे तो इस समय ये इलाका जो है वो आपका पाकिस्तान में है। शोधकर्ता की बात करेंगे, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है 1921 में। 1921 इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिला? यहाँ पर आपको अनाज के भंडार देखने को मिलते हैं, अनाज के गोदाम देखने को मिलते हैं, कब्रिस्तान देखने को मिलते हैं और मोहरे देखने को, यानी कि अनाज के गोदाम ये बताते हैं कि लोग उस समय जो है अनाजों को संगठित करने की जो गतिविधियां थी वो करते थे। कब्रिस्तान बताते हैं कि लोग वहां पर उस समय जब लोग जिनका देहांत हो जाता था उनको वहां पर दबाया जाता था। और मोहरे बताती हैं कि कुछ व्यापारिक गतिविधियों में भी उनका आपका मतलब नाम था। ठीक है, तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में प्राप्त साक्ष्य ये है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, इसके ऊपर पिक्चर भी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, ये इलाका भी पाकिस्तान में है। राखलदास बैनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया 1922 में, इंपोर्टेंट है। राखलदास बैनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की है और दयाराम साहनी जी ने जो है हड़प्पा की खोज की है। दोनों खोज कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स यानी कि 1921 1922 में हुई है। 1921 में हड़प्पा खोज लिया गया, मोहनजोदड़ो आपका 1922 में खोज लिया गया। महान स्नानघर, सबसे बड़ा स्नानघर यहीं देखने को मिलता है,
नाली की सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है और नृत्य करती बालिका की जो मूर्ति है वो भी आपको यही देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बाद सूतकांगे डोर की बात करें, सूतकांगे डोर भी पाकिस्तान में ही चला गया है, ओरल स्टाइन। ठीक है, और 1927 में समुद्री व्यापार के प्रमाण आपको कहाँ मिलते हैं, समुद्र से भी व्यापार करते थे, मतलब इंडस सिविलाइजेशन के लोग इतने सफल लोग थे कि समुद्र में भी व्यापार करने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। हमारे अगर हम बात करें तो हम तो 1498 में वास्को डी गामा से स्टार्ट होते हैं कि समुद्री रूट की उसने सबसे पहले खोज करी भारत तक समुद्री रूट की। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले एक सभ्यता ऐसी है जो 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चली है और उसमें सूतकांगे डोर में ये समुद्री व्यापार के भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद चन्हुदड़ो की बात करें, ये भी पाकिस्तान में चला गया है इलाका, लेकिन इसकी जो खोज करती हैं वो एनजी मजूमदार करते हैं 1931 में। और पक्के मकान, ठीक है, मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर देखने को मिलता है, मनके बनाने का कारखाना भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं कालीबंगा की बात करेंगे, इंपोर्टेंट है कालीबंगा। ठीक है, तीनों इंपोर्टेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, बीबी लाल ने इसकी खोज की है 1953 में। हल से जुताई हुए, मतलब जो हल से खेतों को जोता जाता था, इसके साक्ष्य आपको जो मिलते हैं वो कालीबंगा में ही मिलते हैं। अग्नि कुंड भी यहाँ देखने को मिलता है, अग्नि कुंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप याद रखेंगे, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। हड़प्पा में आपको अनाज के भंडार, कब्रिस्तान और मोहरे देखने को मिलती हैं। वहीं मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानघर, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति और नाली व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर कालीबंगा की बात करेंगे तो जुते हुए हल, मतलब हल से जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं और अग्निकुंड भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद अनोदर इंपोर्टेंट साइट होती है लोथल। लोथल की बात करेंगे तो लोथल आपका गुजरात में है और एसआर राव के द्वारा इसको खोजा गया 1954 में। यहाँ पर आपको डॉकयार्ड मिलता है, बहुत बार पूछा जाता है डॉकयार्ड आपको किस हड़प्पा की साइट पर मिलता है, तो लोथल वाली साइट पर आपको हड़प्पा की साइट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, डॉकयार्ड। ठीक है, इसके बाद धोलावीरा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा जो है वो गुजरात में जो आपका रन ऑफ कच्छ है वहां पर है। ठीक है, नया आरएस बिस्ट के द्वारा इसको खोजा गया 1967 में। यहाँ आपको मिलते हैं, एक तो स्टेडियम आपको यहाँ देखने को मिलता है, जल प्रबंधन प्रणाली मिलती है और शिलालेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं बनावली की बात करेंगे, हरियाणा में है। ठीक है, आरएस बिस्ट के द्वारा ही इसको खोजा गया 1974 में। यहाँ मिट्टी के बर्तन, घरों की संरचनाओं के बारे में पता चलता है। वहीं राखीगढ़ी की बात करेंगे, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अमरेंद्र नाथ ने इसको खोजा है 1997 में। सबसे बड़ा स्थल है, आपसे अगर पूछेगा कि पूरे हड़प्पा साइट्स में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कब खोजा गया, 1997 में। किसने खोजा, अमरेंद्र नाथ ने खोजा। ठीक है, मानव कंकाल भी आपको यहीं देखने को मिलते हैं। मानव के कंकाल जो मिले वो राखीगढ़ी में ही मिले, गाड़ दिए गए, तो ऐसे याद रखेंगे, गाड़ दिए गए। मानव के कंकाल कहाँ गाड़ दिए, राखीगढ़ी में गाड़ दिए। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। तो एक बार हम समझ लेते हैं, अगर हड़प्पा की बात करेंगे तो अनाज के भंडार आपको हड़प्पा में मिलेंगे। ठीक है, कब्रिस्तान मिलेगा, मोहरे मिलेंगी। मोहनजोदाड़ो में बात करेंगे, विशाल स्नानघर मिलेंगे, नृत्य करते हुए महिलाएं की मूर्ति मिलेंगी। सूतकांगे डोर की बात करेंगे, समुद्री व्यापार, सैफुर समुद्र और सैफुर सूतकांगे डोर। ठीक है, तो सूतकांगे डोर में आपको समुद्री व्यापार के प्रमाण देखने को मिलेंगे। वहीं चन्हुदड़ो में आपको पक्के मन के बनाने का कारखाना मिलेगा। ठीक है, मन के बनने का जो कारखाना है वो चन्हुदड़ो में है। और कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ती है, यहाँ आपको हल से जुते हुए खेत देख के साक्ष्य मिलेंगे और अग्निकुंड भी यही मिलेगा। लोथल में डॉकयार्ड आपको मिलेगा। धोलावीरा में आपको जल प्रबंधन प्रणाली, स्टेडियम और शिलालेख मिलेंगे। वहीं बनावली की बात करेंगे तो मिट्टी के बर्तन और घरों की संरचना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। राखीगढ़ी में सबसे बड़ा स्थल है और मानव कंकाल यहीं पर आपको प्राप्त होते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि हड़प्पा में अधिकांश मोहरे किसकी बनी थी, तो अधिकांश मोहरे आपकी जो बनी थी वो सेल खड़ी की बनी थी। ठीक है, सेल खड़ी मटेरियल से बनी हुई थी अधिकांश मोहरे। मोहरे आपको कहाँ मिलती हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था मोहरे आपको कहाँ मिलती हैं। ठीक है, बताइए मोहरे आपको कहाँ मिलती हैं, तो मोहरे आपको मिलती हैं हड़प्पा में। प्रमुख स्थल क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा में आपको मोहरे मिलती है, किसकी बनी हुई है, सेल खड़ी की पर ये बनी हुई है। कौन सा एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां रेडियल सड़कों के प्रमाण है, तो रेडियल सड़कों के प्रमाण आपको बनावली में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, बनावली में मिलेंगे। ठीक है, बनावली में रेडियल सड़कों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो सड़क बन गई, सड़क बन गई, ऐसे याद कर लो। हड़प्पा में जो दुर्ग बनते थे, ठीक है, जो दुर्ग बनाए जाते थे वो किस दिशा में बनते थे, तो पश्चिम दिशा में यहाँ पर दुर्ग बनाने की प्रणाली होती थी। बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट जो होते थे वो कहाँ पर थे, लोथल में थे।
दुर्ग की दीवार कहाँ नहीं मिलेगी, जहां पोर्ट होगा वहां दीवार नहीं मिलेगी, इसलिए लोथल था। हड़प्पा नगरों की पश्चिमी ऊंचा भाग क्या कहलाता था, उसको नगर के दुर्ग कहा जाता था। पश्चिमी भाग में दुर्ग बनते थे और उन्हें नगर दुर्ग कहते थे। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल कच्छ के रण में द्वीप पर स्थित है, तो धोलावीरा। धोलावीरा रण के कच्छ में आपका स्थित है। मोहनजोदाड़ो में महान स्नान घर की आकृति कैसी है, तो ये रेक्टेंगुलर आकृति है, यानी कि आयताकार है। ठीक है, अगला महावीर स्वामी जी से रिलेटेड फैक्ट को हम पूरा कर लेते हैं। महावीर स्वामी जी जो कि 24वें तीर्थकार कहे जाते हैं। ठीक है, टोटल 24 तीर्थकार हुए हैं, जिसमें अंतिम तीर्थकार कौन रहे हैं, महावीर स्वामी जी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है। ठीक है, प्रथम ऋषभ देव जी हैं और 24वें आपके महावीर स्वामी जी हैं। जन्म 540 बीसी में इनका जन्म होता है, वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है। तो इनका जो जन्म स्थान है वो आपका वैशाली है। वैशाली कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो जन्म स्थान 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, वैशाली जगह पर बिहार में। पिता के नाम की बात करें तो पिताजी का नाम है सिद्धार्थ और माताजी का नाम है त्रिशिला। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनको बचपन में क्या कहा जाता था, महावीर स्वामी जी को वर्धमान कहा जाता था। पत्नी जी इनकी यशोदा हुई है और पुत्री इनकी अनोजा है, जिन्हें प्रियदर्शिनी के नाम से भी पुकारा जाता है, अनोजा या फिर प्रियदर्शिनी। जीवन की प्रमुख घटनाओं की बात करें, इन्होंने अपने घर को 30 वर्ष की आयु में त्याग दिया था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यानी कि 30 वर्ष की आयु में अगर घर को त्यागा तो 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई है, 12 वर्ष के बाद। ठीक है, इसके बाद ज्ञान प्राप्त जो स्थल था वो रिजु पालिका नदी के तट पर, ठीक है, जृंभिक ग्राम एक जगह है, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जो वृक्ष था वो साल का वृक्ष था। इंपॉर्टेंट है, वृक्ष पूछे जाते हैं। साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, जहां इनका निर्वारण हुआ वो पावापुरी बिहार जगह थी। ठीक है, जहां इन्होंने अपने शरीर को त्यागा वो पावापुरी बिहार जगह थी। बिहार में जन्मे, बिहार में ही इनका शरीर त्याग हुआ, पावापुरी में। ठीक है, आयु 72 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उपाधियों की बात करेंगे तो इन्हें केवलिन की उपाधि थी। केवलिन का मतलब होता है सर्वज्ञ, यानी कि सब जगह, सब जगह को केवलिन कहा जाता है, तो इन्हें केवलिन की उपाधि थी। इन्हें जिन की भी उपाधि थी। जिन का मतलब होता है विजेता, जिन जिन को विजय कर लिया, जिन जिन को विजय कर लिया। ठीक है, फिर निर्ग्रंथ, यानी कि ऐसी चीज जो बंधन में मुक्त हो, बंधन से मुक्त होती है, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ जो मुक्त, जो बंधन में होगा, निर्ग्रंथ का मतलब होगा बंधन मुक्त। और अरहत, अरहत मतलब पूज्य। ठीक है, ये चार उपाधियां थी, केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत। इनके 5 आपको महाव्रत देखने को मिलेंगे, जिसमें शुरू के 4 जो हैं वो किन्होंने दिए हैं, वो 23वें आपके जो तीर्थकार हुए हैं उनके द्वारा दिया गया है। और 5वां जो ये ब्रह्मचर्य है, ये 5वां जो आपका महाव्रत है, इसको महावीर स्वामी जी ने ही ऐड किया है। ठीक है, क्या होते हैं, पहला अहिंसा। जैन धर्म के जो उसूल हैं, जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या है, अहिंसा है। ठीक है, सत्य है, अस्त्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख जो प्रमुख तीर्थकार और उनके प्रतीक की बात करते हैं, जैसे ऋषभ देव जी जो कि प्रथम तीर्थकार कहे जाते हैं। ठीक है, ऋषभ देव जी को जो प्रतीक है उनका सांड है। ठीक है, प्रथम है और जो प्रतीक है वो सांड है। ऐसे ही आपको याद रखना है महावीर जी का, महावीर जी का जो प्रतीक है वो सिंह है। और 23वें जो आपके तीर्थकार थे, जिन्हें पारशवनाथ कहा जाता है, ये जो थे, इनका जो चिन्ह था वो सांप था। ठीक है, इसके बाद कुछ जैन काउंसिल्स बनी, 2 काउंसिल बनती हैं। एक काउंसिल प्रथम संगति बनती है, कहां पर, बिहार में, पाटलिपुत्र में। अब देखो, बिहार में 3 चीजें हो रही हैं। क्या, बिहार में वैशाली में जन्म हो रहा है, पावापुरी में देह त्याग हो रहा है, और पहली जैन काउंसिल उनकी जो बन रही है वो आपकी पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में ही बन रही है। अध्यक्ष कौन बनाए गए, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, 300 से लेकर 298 ईसा पूर्व में ये गठित होती है। उसके बाद दूसरी जो काउंसिल है वो गुजरात में बनती है, वल्लभी जगह पर। इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण बनते हैं, और साल जो रहता है वो 513 से लेकर 526 बीसी के बीच का रहता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि 24वें तीर्थकार रहे हैं महावीर स्वामी जी। प्रथम तीर्थकार कौन रहे, तो ऋषभ देव जी रहे। जैनों के ग्रंथ जो थे वो किस भाषा में लिखे जाते थे, तो अर्धमागधी भाषा में ये लिखे जाते थे, अर्धमागधी भाषा में लिखे जाते थे। इनके 3 रत्न होते थे, एक दर्शन, एक ज्ञान और एक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इनके 3 आपके त्रिरत्न है, या ठीक है 3 ज्वेल्स हैं। अब आते हैं हम बौद्ध धर्म की ओर। आप बौद्ध धर्म दर्शन करते हैं।
देखो 540 ईसा पूर्व में महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद जी का जन्म हुआ है, और गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ है। नेपाल में इनका जन्म होता है लुम्बिनी जगह पर। कहां पर? लुम्बिनी जगह पर इनका जन्म होता है। और इनका जो देह त्याग होता है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होता है। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका जो है देह त्याग होता है। ठीक है। पिताजी का नाम इनका शुद्धोधन था, माताजी का नाम महामाया था, और पत्नी जी का नाम यशोधरा था। ठीक है, पत्नी जी का नाम क्या था? यशोधरा था। इसके बाद पुत्र की बात करेंगे। इनका एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम इनका? सिद्धार्थ। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। देखो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। महाभी निष्क्रमण। ठीक है, महाभी निष्क्रमण। तो निष्क्रमण मतलब त्याग कर देना। तो कब करा? 29 वर्ष की आयु में करा। ठीक है। इनका जो घोड़ा था उसका नाम कंथक होता था। सारथी चन्ना थे। ठीक है, गाना सुना होगा, चन्ना मेरे या वो वाला जो है, तो वो सारथी इनके थे। ठीक है, चन्ना। ऐसी घोड़ा जो था उनका नाम कंथक था। ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो 5 वर्ष की मतलब गृह त्याग के 6 वर्ष बाद इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, यानी कि 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। जो जगह थी जहां इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया वो बोध गया थी। बोध गया कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है, निरंजनी नदी के तट पर। ठीक है। उसके बाद वृक्ष कौन सा था? तो पीपल का वृक्ष था। अब वृक्ष दोनों के याद रखना, जब आप इनके वृक्ष को देखोगे तो वो साल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? साल का वृक्ष। ठीक है। और पीपल के वृक्ष पर किसको हुआ? बोध जो गौतम बुद्ध है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, बोध गया स्थान था। और नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। महापरिनिर्वाण यानी कि जो देह त्याग हुआ वो 483 ईसा पूर्व में हुआ। 80 वर्ष की आयु में इनका देह त्याग हुआ। कहां पर हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। तो जन्म याद रखना है, लुम्बिनी नेपाल में जन्म होता है, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देह त्याग होता है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में होती है, पीपल वृक्ष के नीचे होती है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में किया। ठीक है, घोड़े का नाम कंटक था, सारथी चंदा थे, और ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में। इसके बाद इनका जो पवित्र स्थान माना जाता है जहां इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, वही इनका प्रथम उपदेश जहां दिया था वही उनका सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, दैट इज सारनाथ। ठीक है। इसके बाद बुद्ध की जो शिक्षा है वो कैसी है? मध्यम मार्ग की शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? मध्यम मार्ग की शिक्षा है। इनकी जो भाषा थी वो कौन सी हुआ करती थी? पाली भाषा। जबकि जैन में कौन सी भाषा है? अर्धमागधी भाषा। इनकी कौन सी भाषा है? पाली भाषा। इनके भी 3 ज्वेल्स थे। ठीक है, क्या इनके 3 ज्वेल्स होते थे? एक तो बुद्ध, एक धर्म और एक संघ। ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है। स्तूप की बात करेंगे तो बुद्ध के अवशेष रखने के लिए कुछ स्तूप बनाए जाते थे। परिक्रमा पथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्तूप के चारों ओर घूमने का जो मार्ग होता है उसे परिक्रमा कहते हैं। और हर्मिका जो है वो स्तूप के ऊपर जो बालकनी जैसी संरचना होती है उसको हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। इनकी 4 काउंसिल्स बनती है। ठीक है, अब 4 काउंसिल, जैसे पहली काउंसिल कहाँ बनती है? जब ईयर याद हो ना हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्थान याद रखना। पहली काउंसिल राजगृह में बनती है। ठीक है, राजगृह बिहार में बनती है। अब आप देखो, शुरू की 3 तो बिहार में ही है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है, तीनों बिहार में बनी है। पहली 3 काउंसिल तो बिहार में ही बनी है। पहली राजगृह में बनी है, फिर वैशाली में बनी है, फिर पाटलिपुत्र में बनी है। अध्यक्ष, पहले के अध्यक्ष महाकश्यप रहे। ठीक है, उस समय जो शासक राज कर रहे थे वो अजात शत्रु थे। दूसरे में सबकामी रहे, उस समय शासक कालाशोक थे। ठीक है, और तीसरे में जो अध्यक्ष बने वो मोगली पुत्तिस बने, और इस समय शासक कौन थे? अशोक थे। ठीक है, चतुर्थ आपके जो है वो कश्मीर कुंडलवन आपको मिलेगा। वसुमित्र इस समय अध्यक्ष थे, और कनिष्क इस समय राजा थे। अच्छा, अशोक के जीवन में जो परिवर्तन आता है वो कलिंग के युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और उसके अनुयायी बन जाते हैं। तो वो तृतीय जो काउंसिल थी वो उन्हीं के ही समय में गठित है। ठीक है। इसके बाद जो महात्मा बुद्ध हुए उनके घटनाओं के कुछ प्रतीक भी हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे जन्म की बात करें तो उनके जन्म को हम कमल का प्रतीक कहते हैं। जिस तरीके से कमल खिलता है इस तरीके से उनका खिलना एक कमल के साथ तुलना करी गई है। ठीक है, उनका जो गृह त्याग है, जो महाभिनिष्क्रमण है, उसको घोड़े के प्रतीक कहा गया है। ठीक है, जिस तरीके से घोड़ा एक जगह नहीं रुकता है, जिस तरीके से घोड़ा लगातार दौड़ता रहता है, उस तरीके से सत्य की खोज में वो लगातार रहे। ठीक है, फिर ज्ञान प्राप्ति जो हुई वो बोधि वृक्ष उसको कहा गया।
प्रथम उपदेश को चक्र कहा गया, निर्वारण को यानी कि जो देह त्याग हुआ उसको पदचिन्ह कहा गया, और मृत्यु के आपको मिलेंगे स्तूप में। ठीक है, अब आते हैं जनपद। महाजनपद की बात करेंगे, कितने महाजनपद हुए? 16 महाजनपद हुए। सबसे शक्तिशाली महाजनपद सब जानते हैं मगध था, ठीक है, लेकिन सबसे पहला महाजनपद जरूर याद रखना, सबसे पहला महाजनपद था अंग। ठीक है, ये जो अंग है ये सबसे पहला महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। ठीक है, चंपा अंग। ठीक है, अंग चंपा। मगध ने विजय किया था और ये एक व्यापारिक केंद्र था। मगध ने इस पर राज्य अपना अभिषेक मतलब मगध ने इस अंग महाजनपद को जीत लिया था जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। बाकी आपको बस मगध याद होना चाहिए, बाकी नाम आप इसमें पढ़ लीजिए, काशी, कौशल, व्रजी, मलल, चेदी, वत्स। ठीक है, आपको ये सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आप वज्जी याद रखेंगे। वज्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का पहला गण राज्य आपको यहीं देखने को मिलेगा, जो पहला डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक यहाँ पर दिखेगा, जो लोगों के द्वारा का जो शासन दिखेगा वो आपको सबसे पहले व्रजी यानी कि वैशाली राजधानी जिसकी थी वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे आते हैं, दक्षिण भारत का एकमात्र आपका महाजनपद है, ये भी पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है अस्मक। ये जो अस्मक है, ठीक है, अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ठीक है, शूरसेन याद रख सकते हो, शूरसेन जो है जगह मथुरा है और कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य जो है, मत्स्य आप याद रखेंगे, पांडवों का अज्ञातवास घटना इसी के समय है। ठीक है, मत्स्य याद रखेंगे। और आप यहाँ पर याद रखेंगे शिक्षा का केंद्र जो हुआ करता था वो आपका पांचाल हुआ करता था। कुरुक्षेत्र से आप महाभारत से संबंध कुरु याद रख लेंगे। अब देखो तीन तो आपको सीधे याद होंगे, कुरु, पांचाल। देखो पांचाली द्रौपदी थी ना, तो वहां से याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र से महाभारत से संबंध है, पांचाल का शिक्षा केंद्र है, मत्स्य मछली, मछली की आंखों में निशाना किसने मारा? अर्जुन ने। अर्जुन कौन थे? पांडव। तो पांडवों का अज्ञातवास आपको मत्स्य में मिलेगा। ऐसी शूरसेन की बात करेंगे तो शूरवीरों के भी वीर कौन थे? कृष्ण थे, मथुरा से जिनका जन्म होता है, तो आप उनको भी याद रखेंगे। अस्मक जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र वहां जनपद है। ठीक है, बाकी और हमें इसमें इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। कुछ राजवंश याद कर लेते हैं। जो मगध साम्राज्य है उसमें कुछ वंश आए, जैसे हरियक वंश आया। अब ये जो हरियक वंश था इसका प्रथम शासक कौन हुआ? बिंबिसार। बिंबिसार इसका प्रथम शासक होता है, ठीक है, हरियक वंश का। और अंतिम शासक इसका नागदास होता है। नागदासक कह दो या नागदास कह दो। राजधानी राजगृह बिहार की होती है और मगध का जो उदय है वो यही आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना हरियक वंश, हरियक वंश के जो शासक है, जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। ठीक है, ऐसी शिशुनाग वंश की जो स्थापना है वो शिशुनाग के ही द्वारा हुई है। और अंतिम शासक इसके काला अशोक और नंदीवर्धन, मतलब दोनों को माना जाता है। कुछ किताब नंदीवर्धन कहती है, कुछ काला अशोक कहती है, तो दोनों को ऑप्शन के आधार पर आप चयन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो शिशुनाग वंश है इसकी शिशुनाग ने ही स्थापना की है। नंद वंश की स्थापना महापदम नंद के द्वारा हुई है और अंतिम घनानंद है। अंतिम कौन है? घनानंद है। ठीक है, ये जो नंद वंश था ये बहुत ही ज्यादा धनवान वंश था। ठीक है, और इस पर जो सेना थी वो बहुत बड़ी सेना थी। नंद वंश पर बहुत पैसा था, बहुत बड़ी विशाल सेना इसकी थी। ठीक है, महापदम नंद के द्वारा इसकी स्थापना होती है। घनानंद इसके अंतिम शासक होते हैं। राजधानी की बात करेंगे पाटलिपुत्र। अब जितनी राजधानी आपको मिलेंगी सब पाटलिपुत्र होंगी। शिशुनाग में भी जो आपको राजधानी मिलेगी वो पाटलिपुत्र ही मिलेगी। ठीक है, केवल हरियक वंश में आपको राजधानी राजगृह मिलेगी। इसके बाद मौर्य वंश आते हैं जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है और अंतिम शासक इसमें वृहदर्थ होते हैं। सबसे बड़ा साम्राज्य इसी को कहा जाता है और अशोक महान इसी के ही वंशज हैं। इसके बाद शुंग वंश आता है। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के द्वारा रखा गया। देवभूति अंतिम शासक हुए। ठीक है, फिर कणव वंश आता है। कणव वंश की बात करेंगे तो सुशर्मन जो है वो इसके संस्थापक हैं। ठीक है, वो सॉरी वासुदेव कणव जो है वो इसके संस्थापक हैं और सुशर्मन जो है वो इसके अंतिम शासक हैं। छोटा और कमजोर ये शासन रहा है इनका कणव वंश का। ठीक है, अगला आपका आता है जो गुप्ता डायनेस्टी है। अब गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ लेते हैं। गुप्ता डायनेस्टी की स्टार्ट होते हैं श्रीगुप्त के द्वारा गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, या गुप्त वंश की जो है स्थापना करी जाती है। राजधानी सबकी पाटलिपुत्र ही देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद आते हैं आपके घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये जो है बड़े महत्वपूर्ण है। जो ये गुप्ता डायनेस्टी है ये भारत का स्वर्ण युग भी इसको कहा जाता है, गुप्ता डायनेस्टी को।
ठीक है, यहाँ से गुप्त संवत की शुरुआत होती है और लक्षवी विवाह की जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही होती है। समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है ये भी आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं जिनका नाम था विक्रम आदित्य, ठीक है। और इनमें ही आपको प्रथम बार देखने को मिलते हैं नवरत्न के साथ, जो कि अशोक अकबर ने भी रखे थे, और ये पहले नवरत्न इन्होंने रखे थे विक्रमादित्य ने, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से कहा जाता है। फरहान का आगमन इन्हीं के समय पर हुआ, तो फरहान जो विदेशी व्यक्ति का आगमन था फरहान का, वो इन्हीं के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कुमारगुप्त प्रथम आते हैं, कुमारगुप्त प्रथम के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फिर स्कंदगुप्त आते हैं, इन्होंने हुनों को पराजित किया था, ठीक है, स्कंदगुप्त ने। इसके बाद कुछ उपाधियां देख लेते हैं। श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि थी, घटोत्कच को महाराज की उपाधि थी, चंद्रगुप्त की प्रथम की उपाधि याद रखेंगे, महाराजा धीराज इन्हीं को कहा जाता है चंद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी किसी की याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे आते हैं, अशोका पर आते हैं, अब अशोक को पढ़ लेते हैं। अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक का जन्म 304 में बीसी में होता है, बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है, बिंदुसार के पुत्र थे। और जो विवरण है वो इनका उज्जैन और तक्षशिला जो रहा है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सिंहासन जो है वो इनको 273 में मिलता है, राज्य अभिषेक 269 में होगा, ठीक है। उसके बाद कलिंग युद्ध ये लड़ते हैं 261 में, मात्र 8 साल की आयु में, यानी कि 8 वर्ष बाद, अपने शासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद ये कलिंग युद्ध को लड़ते हैं। यही इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, जिसके बाद से ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन जिस दिन इन्होंने कलिंग का युद्ध जीता, उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई, जिससे इनका जो मन था वो एकदम से उदास हो उठा, और फिर उन्होंने उसी गिला और शिकवे में बौद्ध धर्म को अपनाया। तो 261 में इन्होंने अपनाया था, अहिंसा और धर्म की नीति को इन्होंने तुरंत अपनाया, ठीक है। इसके बाद धर्म आपको मृत्यु देखने को मिलेगी, इनकी मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य था वो पूरा का पूरा कमजोर हो गया था। इनकी उपाधियां पूछ ली जाती हैं, तो याद रखना है, देवा नाम प्रिय अशोका को ही कहा जाता है, प्रियदर्शी भी अशोका को ही कहा जाता है, ठीक है। देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा इनका नाम है, और अशोक भी मतलब प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मतलब सबको प्रिय दिखने वाला, और देव नाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। तो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी दोनों जो उपाधियां हैं वो अशोक। अब अशोक के कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख हैं। 14 अभिलेख में आप पहला अभिलेख जरूर याद रखना, पशु बलि जो होती है उनकी हत्याओं पर पूर्ण रूप से रोक के जो आपको मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? शिलालेख प्रथम में आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कलिंग युद्ध है, तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये आपको 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। कहाँ पर? 13वें शिलालेख, ठीक है। अशोक का जो नाम है वो किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो मास्की शिलालेख में देखने को मिलता है, जो कि कर्नाटक, मास्की शिलालेख में अशोका का नाम मिलता है। भाषा कैसी रही? प्राकृत भाषा थी, और लिपि जो हुआ करती थी वो ब्राह्मी, ठीक है, जिससे हिंदी का जन्म। इसके बाद स्तंभ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रयाग स्तंभ, ठीक है। प्रयाग स्तंभ जो है वो प्रयागराज में है। दिल्ली टोकरा स्तंभ जो है वो फिरोज शाह कोटला में है, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको दिल्ली लाया गया था। ऐसी दिल्ली मेरठ स्तंभ को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली लेकर आया था, ठीक है। इसके बाद रामपुरवा, ठीक है, लोरिया एजाज और लोरिया नंदगढ़, ये सब आपके क्या है? स्तंभ। आगे आते हैं, आक्रमणकारी मतलब कुछ आक्रमण भी हुए इस समय में। अब जो आक्रमण हुए जैसे इंडो ग्रीक, उसके बाद शक आक्रमण हुआ, फिर पार्थियन हुआ, और फिर कुषाण हुआ, ठीक है, फिर कुषाण हुआ। तो हमें जो याद रखना है वो पहला याद रखना है इंडो ग्रीक यवन, क्योंकि भारत में पहला विदेशी शासन मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपनाया, यूनानी संस्कृति का प्रभाव। सबसे पहले आने वाले जो विदेशी थे वो यवन थे, जो इंडो ग्रीक थे। सबसे शक्तिशाली कुषाण था, जिसमें कनिष्क आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद संस्कृत में पहला अभिलेख जो है वो जूनागढ़ रुद्रादमन में दिखता है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक किसको कहा जाता है? कनिष्क को ही कहा जाता है। अशोक के शिलालेख को समझने और पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। इसके बाद आता है गुप्त काल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जैसे प्रमुख कवियों में कालिदास का नाम है, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम।
ठीक है। गुप्त काल के महानतम कवि कहे जाते हैं कालिदास जी। इनके द्वारा लिखा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। विषाद दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया। भारवी के द्वारा आपका किराता जरुनियम लिखा गया। ठीक है। दंडिनी दंडिन के द्वारा लिखा गया दश कुमार चरितम। इसके बाद हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया। देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो दंडिन है, ठीक है, शूद्रक है, विशाखदत्त है और कालिदास है। सिर्फ ये चार आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गुप्त उत्तर काल, पोस्ट मोरियन पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट जो है हर्ष के दरबार के लेखक हुआ करते थे। इन्होंने ही हर्षचरित यानी कि राजा का चरित इसमें लिखा है। ठीक है। और नीचे आपको हर्षवर्धन भी मिलेंगे। हर्षवर्धन जो है खुद स्वयं राजा भी है और लेखक भी है। ठीक है। इनके द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नाग आनंद इन्हीं के द्वारा लिखा गया। इसके बाद भवभूति की बात करेंगे तो भवभूति ने मालती माधव लिखा, महावीर चरित लिखा, उत्तम रामचरित लिखा। माघ की बात करेंगे शिशुपाल वध लिखा। और भृतहरि की बात करेंगे तो इनके द्वारा श्रृंगार शतक लिखा गया, श्रृंगार शतक। ठीक है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया। आई होप आपको ये सारे के सारा जो मैंने एंशियंट हिस्ट्री को आपको टॉपिक वाइज समझाया वो सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है। अब एक बार आप इसको पीडीएफ से गो थ्रू करना, देन उसके बाद आपको पीडीएफ में ये क्वेश्चंस मिलेंगे जिन क्वेश्चंस को आपको लगाना है। ठीक है। जिन क्वेश्चंस को आपको लगाना है और मुझे बताना है कि आपके क्या क्या आंसर वहां पर आते हैं। जैसे हड़प्पा में बंदरगाह का नाम लिखिए, लोथल में था। ठीक है। कौन सा नगर 3 भागों से विभाजित था। मोहनजोदड़ो का शब्द क्या होता है, माउंट ऑफ डेड पढ़ा होगा। ठीक है। ये सारी चीजें आपको मुझे बतानी है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 संख्या है। ठीक है। ऐसी अंतिम भाग क्या है, बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ प्राप्त, बताओ कहाँ हुआ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बोध गया में तो उनकी क्या हुई थी, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी है। ठीक है। इसके बाद बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है, किस स्थान पर किया गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा। ठीक है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है, अभी तो बताया था 13वां। अब आप देखो ये क्वेश्चन पूछे हुए सवाल है, मतलब जो मैंने वहां पढ़ाया वो सवाल आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। ठीक है। देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी किसका नाम था, अशोक का नाम था। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी हुई है, चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। ठीक है। और कालिदास किसके कवि का उसके हिस्से थे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान नई राजधानी क्या थी। मतलब आपको सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो सब चीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो का आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और अपना स्कोर जरूर मुझे बताना। ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके सभी अपना स्कोर मुझे जरूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।